नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अगर आपने सोचा है कि आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बनना है तो आप ये भी सोच लीजिए कि आपको एक बहुत अच्छी रणनीति के तहत पूरी तैयारी करना है। अगर आपने ठान लिया है तो आप लग जाइए। अगर आपने ठान लिया है तो पूरी ताकत झोंक दीजिए। आपने ठान लिया है तो डेट आ गई है, आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को है। बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन जितनी है सिलेक्शन के लिए पर्याप्त हैं। अभी तो ये नहीं पता चल रहा है कि कितने फॉर्म पड़े हैं। आरटीआई डाली गई है, मार्च तक जवाब मिलने की उम्मीद है, लेकिन ये तो निश्चित है कि आपका टेस्ट होना है। और अगर ये निश्चित है कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, प्रीलिम्स परीक्षा होगी, तो उसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि गजटेड पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट है, ठीक ठाक इसमें सैलरी आपको मिलती है, बढ़िया सैलरी है। तो ऐसे में आपको कतई चूकना नहीं चाहिए कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है। ये सब समय अब गया। ये सब ऐसी बातें हैं कि आप अब उसको छोड़ दीजिए। अब ऐसा क्या करें? एक बड़ा सा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। उस सिलेबस को जिसमें आपसे जीएस भी पूछा जाना है, जिसमें आपसे हेल्थ साइंस भी पूछा जाना है, और आपको नहीं पता है कुछ चीज़ें और पूछी जानी है, तो उसको कैसे कवर करें? क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट आपको ऐसे नहीं मिल जाएगी। स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, फिर साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार में पहुंचने से पहले आपको इस परीक्षा को पास करना है। तो इसको कैसे कवर करें? इतना बड़ा सिलेबस जीएस का, जहां पर आपके कम से कम मान के चलिए कि जीएस के 100 सवाल तो आएंगे ही। 50 सवाल सीधे जीएस से रिलेटेड होंगे और 50 सवाल रिलेटेड होंगे जिसमें यूपी, और यूपी के साथ साथ में अन्य कई चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं आपसे। और 50 सवाल स्पेशली रिलेटेड होंगे हेल्थ साइंस से। हेल्थ साइंस का मतलब होता है पूरी एनाटॉमी आपको पढ़नी है, उसके साथ साथ में आपको कुछ और बातें ऐसी पढ़नी है जो साइंस में वैसे तो आप नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको सोशल्स स्कीम्स भी पढ़नी पड़ेंगी। आपको सोशल्स जो भी एक्टिविस्ट हैं उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, जो ऐसे काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है कि इसको तैयार कैसे करें। मैं चीट कोड आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले जीएस के उन पोर्शंस को छांटें जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। मान लीजिए कि आप यूपी बहुत अच्छा से कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो वहाँ से कोई सवाल अगर जनगणना से पूछा जाता है, यूपी के इतिहास संस्कृति से पूछा जाता है, यूपी के भूगोल से पूछा जाता है, यूपी की किसी भी चीज़ से, अर्थव्यवस्था से पूछा जाता है, खनिज संसाधन ही सब पूछे जाते हैं, तो इसको आप गलत ना करें, बिल्कुल गलत ना करें, क्योंकि ये आपका कोर पोर्शन हो गया। आप ज्योग्राफी कर सकते हैं तो ज्योग्राफी का ए टू जेड, चाहे नदियाँ पूछी जाए, चाहे मृदा पूछी जाए, चाहे आपसे सामान्य परिचय से सवाल पूछा जाए, चाहे आपसे वनस्पतियाँ पूछ ली जाएँ, और चाहे आपसे वर्ड मैपिंग में कुछ भी पूछ लिया जाए, तो आप उसको गलत ना करें। तो सबसे पहला रूल है कि अपने कोर पोर्शन को, स्ट्रेंथ को पहचानें। और अगर आप ये पहचान गए, चाहे वो पॉलिटी, चाहे वो हिस्ट्री, और चाहे ज्योग्राफी, और इसके अलावा हो सकता है किसी का ये सब्जेक्ट ना हो, इनमें से कोई एक चेंज हो जाए, वो सोच रहा हो कि हम इकोनॉमी बहुत ज़्यादा तैयार करके ऐसा कर देंगे। मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये कोर पोर्शन ऐसे हैं जिनमें से एक भी आप मत छोड़िए। पहला चीट कोड यही है। ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब्जेक्ट हैं और यूपी, इन्हीं को मिला के आपका 60 से 70% सिलेबस आ जाएगा। 65 से 70% मान के चलिए सिलेबस यहाँ से आ जाएगा। तो जहाँ से इतना सिलेबस कवर होना है, वहाँ के पोर्शंस को आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एक वीडियो मैंने बनाया था और उसमें बताया था आपको कि कौन से पोर्शन में क्या क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पे केवल मैं हिंट आपको दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश अगर आप तैयार कर रहे हो तो उत्तर प्रदेश का इस स्तर का आप अध्ययन कर लो कि इनमें कम से कम 85% परफॉर्मेंस आपकी हो जाए, यहाँ पे कोई सवाल आपका गलत ना हो। ज्योग्राफी में 80 से 85% आपकी परफॉर्मेंस हो जाए, क्योंकि ये आपका कोर पोर्शन आपने बनाया है। ऐसे आप हिस्ट्री में कम से कम 70% आपके सवाल सही हो जाए, 70 से 80% के बीच में टारगेट यहाँ पे रखिए। और यहाँ पे फोकस आप जैसे आधुनिक भारत पे आप ज़्यादा फोकस कर दीजिए। ऐसी चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करिए जहाँ से कम मेहनत में ज़्यादा सवाल आप कर सकते हैं। पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, पंचायती राज पे खूब फोकस करिए। पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 तक इसको बिल्कुल आप रट डालिए, हर एक चीज़ देख डालिए। कुछ इंस्टीट्यूशंस आप जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल अक्सर पीएससी बनाता है, यूपी पीएससी, उसको देख डालिए। और ये सब काम आप अगर उलझ के करेंगे तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अपने कोर, ये मैंने आपसे कहा ना कि आपका कोर क्या है, उसको छांटिए। और ये कम से कम करंट को छोड़ के 4 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, कम से कम 4 सब्जेक्ट्स आपके ये होने चाहिए। आप कहेंगे नहीं साइंस हमारा बहुत तेज़ है, साइंस है
कितने सवाल, साइंस हेल्थ साइंस तो पूछा ही जाएगा, वो तो अपना एक पोर्शन है ही है बहुत बड़ा। और जब लोग हेल्थ साइंस तैयार करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताया दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको एमबीबीएस नहीं करना है, अप्लाइड बायोलॉजी पढ़नी है। मैक्सिमम जो लेवल होगा वो 10th 11th 12th तक का हो सकता है बस, और 12th तक के लेवल के लिए आपको एमबीबीएस नहीं करना है। आपको न्यूट्रिशन पढ़ना है, आपको डिजीज़ पढ़ने हैं, आपको वैक्सीनेशन पढ़ना है। आपको वहाँ पर एक्सपर्टीज़ नहीं दिखानी है कि आप बिल्कुल डॉक्टर बन के वहाँ पे पहुँच गए हैं, क्योंकि ये डॉक्टर बनने आप नहीं जा रहे हैं, आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं जो जनता और डॉक्टर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है, एक सेतु का काम करता है। तो अगर ये बनना है तो आपको जानकारी तो होनी चाहिए, लेकिन आपको रिसर्च नहीं करना है उस पर, किस की कमी से कौन सा रोग और उसके निदान के लिए क्या। साइंस में जैसे आप पढ़ते हैं ठीक इसी तरीके से, अगर कोई रोग है तो उसके लक्षण क्या, अगर कोई रोग है तो उसकी बेसिक उपचार की बातें आपको दवा नहीं लिखनी है, बेसिक उपचार की बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर वैक्सीनेशन होना है तो आपको वैक्सीन का सॉल्ट नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वैक्सीन लगनी कब है, कौन सी 9 महीने पे लगेगी, कौन साल भर पे, कौन सी दूसरे साल पे, कौन सी 18 महीने पे। एक बात मैं बता रहा हूँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई सलाह ले रहा है तो आपको बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए कि हाँ इसको किसके पास भेजना है, कौन से डॉक्टर का केस है। किसी को लू लग गई है तो आपसे वो पूछ रहा है क्या करें, अभी डिहाइड्रेशन हो रहा है तो कोई पूछ रहा है आप क्या करें। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण है इसका एक ये पिलर कि इन सारी चीज़ों को आपको सोशियोलॉजी से, फैमिली से, मैरिज से, कल्चर से जोड़ना है। ये दिस इज द पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। आपको किससे जोड़ना है, परिवार से जोड़ना है, विवाह से जोड़ना है, कम्युनिटी हेल्थ से इसको जोड़ना है। आशा, एएनएम, ये सब क्या होती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, तो ये सारे लोग क्या हैं, ये जितने भी लोग हैं इनसे कनेक्ट करना है सारी चीज़ों को। आपको सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, आपको व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आप जब सरकारी योजनाओं को पढ़ें तो आप ये सोचिए कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, और इनके बीच में ही ये कम्युनिटी हेल्थ, आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी हैं। सरकारी योजनाओं को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे, और इनसे आप कैसे मदद लेंगे, किस तरीके से आप करेंगे, है ना। तो जो एनएचएम, आयुष्मान भारत, जनसंख्या नीति, इनको कैसे, मान लीजिए सरकार ने कहा कि जनसंख्या कंट्रोल करना है, तो जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, लोगों को अवेयर करने पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं तो उसका लाभ कैसे लोगों को मिलेगा, कैसे कैसे वो कार्ड बनता है, और कार्ड बनने के साथ साथ उसका लाभ कैसे मिलता है। आशा किस लिए, आशा इसलिए कि संस्थागत प्रसव बढ़ सके, आशा इसलिए कि अच्छे से जच्चा बच्चा रहे। लोगों को लाभकारी स्कीम अगर गवर्नमेंट दे रही है तो उसका लाभ कैसे मिले, ये चीज़ें आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये तीसरा चीट कोड था आपके लिए कि इसको सोचना ज़्यादा है आपको। आप बहुत परेशान हो रहे हैं आजकल, हमारे पास फ़ोन दिन भर आते रहते हैं, सर सिलेबस नहीं है, सिलेबस नहीं है, ये बड़ी एक समस्या है, अपने आप में बड़ी समस्या है। 2-4 किताबें जो मार्केट में कहीं आई भी हैं किसी भी तरीके की, तो बस जस्ट ऐसे कर दिया गया है कुछ भी। हमारे सामने भी समस्या है, सबके साथ समस्या है, जो लोग गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं, सबके साथ समस्या है। कुछ सिलेबस ऐसा भी है जो हिडन है। 2005 का आप पेपर देखेंगे तो फसलों से, कीटनाशक से, मिट्टी के प्रकार से, इस पर ज़्यादा फोकस करने का कारण क्या है आपको पता है? ये हिडन पार्ट है। इसको अगर आपने सही से नहीं तैयार किया तो आप 10% छोड़ रहे हैं ऐसा जो इसमें बहुत कम मेहनत करनी है, कुछ घंटों की मेहनत से वो सवाल आपके सही हो जाने हैं। एग्रीकल्चर में कोई ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछा जाता है, ऐसा कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाता है कि आपके लिए बिल्कुल वो साइंटिस्ट की तरह सोचकर उसका जवाब देने का वो हो, ऐसा कुछ नहीं। आपसे बस सवाल इतना पूछा जाता है कि कौन सी फसल, कौन सा रोग, कैसे उपचार। और अगर इसको आप ये हिडन सिलेबस मान के मैं चल रहा हूँ कि कहीं लिखा नहीं रहता है, ओपनली कहीं ऐसे आप फोकस नहीं करते हैं, लेकिन तैयार कर लेते हैं तो कम से कम 5-7 सवाल, 8 सवाल मिल जाते हैं। तो जीएस का तो ये 10-15% हो गया, पूरे पेपर का 7-8% हो गया। तो इस तरीके से आपको मान के चलना है कि इन चीज़ों को तो तैयार करना है, जनसंख्या आपको तैयार करना है, सेंसस आपको हर हाल में रटना है, अर्बनाइजेशन पे जितने भी आंकड़े हैं उनको आपको तैयार करना है, आपको एग्रीकल्चर तैयार करना है, आपको फसलें, खनिज, ये सारी चीज़ें तैयार करनी है। 90 दिनों का एक ऐसा प्लान आप बनाइए जिसमें पहले आप अपनी बेसिक चीज़ें तैयार करिए, फिर थोड़ी सी डेप्थ के साथ प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़िए, और अंत में पूरा प्रैक्टिस पे फोकस हो जाइए, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे।
और आप ये मान के कदापि न चलिए कि अभी समय बहुत ज़्यादा है। जिसको पढ़ना है पढ़ाई चालू कर चुका है, हमने भी इसको शुरू कर दिया है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो अपने हिसाब से समय निकालें, 3-4 घंटा सुबह आधे 1 घंटे पढ़ के जाएं, बीच में कुछ ब्रेक मिले पढ़ें, रात में कुछ अपना तीसरा स्लॉट बनाए 2-2.5 घंटे पढ़ें। जो केवल तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी को, अब आप अगर नहीं कर सकते आप हमारे साथ करिए। अगर आप एनसीईआरटी अपने आप पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी छांटना, हेल्थ साइंस के चैप्टर छांटना, सारी चीज़ें करना थोड़ा सा आपके लिए बोझिल काम हो सकता है, तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। आप यूपी स्पेशल की कोई एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए। आप पुराने पेपर पीवाईक्यू को बिल्कुल मत छोड़िए। आप कहेंगे एक ही साल का पेपर हुआ है, मैं आपको बहुत सारे पेपर ऐसे दिखा सकता हूँ जो इसमें काम आने वाले हैं। हमने पूरा कंपाइलेशन बनाया है, बैच में इसको अपलोड भी करने जा रहे हैं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि किस पब्लिकेशन का आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये मतलब है कि आपको अपने पीवाईक्यू देखा, यहाँ पर कैसे आप कर रहे हैं ये मतलब नहीं है, आपने किया ये मतलब है, ठीक है ना। कोई भी आप कहीं से कोई टॉपिक मिले उसको पढ़िए, लेकिन सारा काम अगर आप अपने माथे ले लेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। और सबसे बड़ा मैं जो चीट कोड का सबसे बड़ा पार्ट है और जो सबसे अच्छी चीज़ है इस पूरे क्लास की, वो है रिवीजन रूल। आपने 1 से 5 दिन तक पढ़ा, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट उठाए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपने पढ़ा, और पढ़ने के बाद में फिर 6 से 10 दिन तक आपने कोई हल्का सा एक को रखा और इसको रिवीजन करते चले गए, रिवीजन करते चले गए। इसको पढ़ रहे हैं, इसको रिवीजन कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, इसको रिवीजन कर रहे हैं। फिर आपने जब ये 15 दिन पूरे हो गए तो 15 दिन का पूरा रिवीजन किया। और आपको मैं बता रहा हूँ कि ये 15 दिन का जो रिवीजन होता है ये 6 महीने की पढ़ाई से भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है उस समय जब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक होता है। और आपने जब 15-15 दिन पे ये दोनों का रिवीजन करते रहे और उसके बाद में फिर मॉक टेस्ट लगा लिया, एनालाइज कर लिया, अपनी चीज़ों को देख लिया कि कितनी तैयारी आपकी है, आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। और क्वेश्चंस का स्तर अच्छा रखिएगा। ठीक है, कुछ फैक्ट आपको तैयार करने, कुछ चीज़ें करनी है, पहली क्लास दूसरी क्लास आपने पढ़ी या आपने कुछ किया, कहीं से पढ़ा, तो हल्के सवाल आप कर लीजिए, लेकिन बार बार आप सवालों का स्तर वही अगर हल्का देखते रहेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि आपसे सवाल थोड़े से भारी पूछे जाएंगे, थोड़े से अच्छे पूछे जाएंगे। नई किताबें खरीदना बंद करिए, बहुत ज़्यादा नहीं, एक किताब खरीदिए, उस पर यकीन करिए, पीवाईक्यू को ज़रूर देखिए। केवल किसी एक व्यक्ति के वीडियो या उस पर ही निर्भर ना रहिए, चाहे वो मेरी क्लास हो या किसी की भी क्लास हो। आपको अपनी समझ विकसित करनी है, आपको वहाँ पर जाके अपने हिसाब से आंसर टिक करना है। तो इसलिए वीडियो का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ देखा, देखने के बाद में उसका पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया, कुछ चीज़ें आपको समझा दी गई, फिर आप क्वेश्चन करके देखिए और सिलेबस को देखिए कि सिलेबस में वास्तव में पूछा क्या जा रहा है। डरिए ना उससे, जब सिलेबस से डरेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और सिलेबस से जब आप दोस्ती कर लेंगे, यारी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और कम से कम अगर आप इस परीक्षा के लिए 4 से 6 घंटे की पढ़ाई करने को तैयार हैं, तभी मान के चलिए कि आप पेपर ये पास होगा। और ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अनवरत प्रयास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने 1 हफ्ते पढ़ाई की, उसके बाद में फिर मस्त हैं, इधर उधर शादी ब्याह अटेंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर अपना फरवरी चल ही रहा है, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका स्वस्थ रहना, हेल्दी रहेंगे, अच्छी डाइट लीजिए, समय से सोइए, समय से उठिए। ये नहीं कि 8-10 दिन, अभी एक बैच में हमारे साथ अभी जस्ट ऑफलाइन बैच में एक स्टूडेंट था, तो उसने क्या किया, जग के 10 दिन पढ़ाई की और उसके बाद में पता चला कि जब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ रहा है तो पागल बना घूम रहा है, सारे बाल खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उसको अब इशूज़ होने लगे, हेल्थ इशूज़ होने लगे। तो कंसंट्रेशन आपका तभी बनेगा जब आप हेल्दी रहेंगे, हेल्दी डाइट, हेल्दी आपका रूटीन, ये सब होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा होना चाहिए कि आप सेलेक्ट ही हो रहे हैं, और सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप टॉप कर रहे हैं। आप ऐसा हमेशा मान के चलिए। आप कहेंगे कि नहीं मुझे आता ही नहीं है, आता किसी को नहीं है, धीरे धीरे व्यक्ति सीखता है, धीरे धीरे व्यक्ति सीखता है। तो मैं आपको गुड लक कहता हूँ। मैं इस सुनहरे अवसर को मैं चाहता हूँ कि आप अवश्य भुनाएं। आप हमारे साथ भी जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। जो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं उनको आप देख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और जो ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं उस पर भी आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। और हमारे ऐप पर, द सक्सेस प्रेप ऐप पर हमारी डेमो वीडियो आप देख सकते हैं। पहले आप देखिए कि हमारी टीम के द्वारा क्या एफर्ट किया गया है। मैं भी उस टीम में हूँ, मैं भी क्लासेस लूँगा और लोग भी लेंगे, तो आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।